अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो है आपका एशिया। दूसरे नंबर पर आता है आपका अफ्रीका। ठीक, अफ्रीका की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो मैप में स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। अगर इसको मोटे तौर पे देखा जाए तो इस तरीके से है अफ्रीका। कुछ जैसे एक वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, प्लेट्यू, पठार, पठार के जैसा है। जैसे इधर की तरफ तो है इसमें अटलांटिक महासागर, इधर अटलांटिक महासागर, और इधर दाईं तरफ जाएंगे तो इधर आ जाएगा आपका हिंद महासागर। ठीक है, इधर आ जाएगा आपका हिंद महासागर। तो ये हो गया अटलांटिक महासागर, ये हो गया हिंद महासागर। यहाँ आपका कहीं पर आ जाएगा कांगो बेसिन, और इसके बाद बीच में यहाँ कहीं आती है आपकी लुआबा नदी। ठीक है, कौन सी नदी? लुआबा नदी आती है। ठीक, और इसके बाद टागानिका झील आती है, टागानिका लेक आती है, और टागानिका लेक के बाद आपका ये वाला मैंने आपको पोर्शन बता ही दिया, हिंद महासागर। इस तरीके से आपका जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अगर देखेंगे तो इससे क्या हो सकता है, सबसे पहले अगर देखेंगे तो अफ्रीका का सबसे पूर्वी बिंदु, अफ्रीका का जो सबसे पूर्वी बिंदु है उसका नाम पूछ सकता है। इसके अलावा जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उस पर बात कर सकते हैं। अफ्रीका के पूर्वी बिंदु का नाम जो है, अफ्रीका के पूर्वी बिंदु का नाम जो है वो है रास। ठीक है, रास हफून, इसके पूर्वी बिंदु का नाम क्या है? रास हफून है। ठीक, और रास हफून जो है कहाँ पर है? सोमालिया है। सोमालिया की राजधानी आपको पता ही है, मोगादिशु। पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे तो केप वर्दे। ठीक है, पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे तो यहाँ पर है, जिसका नाम क्या है? केप वर्दे। ठीक है, क्या नाम है इसका? केप वर्दे। केप वर्दे जो है एलमादी पॉइंट, सेनेगल में है। ठीक है, कहाँ पर है? एलमादी पॉइंट, एलमादी पॉइंट सेनेगल में। कहाँ पर है? एलमादी पॉइंट सेनेगल में है। क्लियर हो गया? एलमादी पॉइंट सेनेगल में है। इसका उत्तरी बिंदु जो है उसका नाम है रास बेन सक्का। रास बेन सक्का, ये वाला देश दिखाई दे रहा होगा, ट्यूनीसिया, तो इसका नाम है रास बेन सक्का। रास बेन सक्का की अगर बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? आपको पता चल गया होगा, ट्यूनीशिया में है। ठीक, और दक्षिणतम बिंदु जो है केप ऑफ अगुलहास, जिसको केप ऑफ गुड होप भी कहा जाता है, ये आपका दक्षिण अफ्रीका में है। केप ऑफ अगुलहास, केप ऑफ अगुलहास की अगर बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? आपका साउथ अफ्रीका में। ठीक, तो ये हो गया अफ्रीका का। देखो दोबारा से याद करते हैं कि अफ्रीका का सबसे पूर्वी बिंदु है रास हफून, कहाँ पर है? सोमालिया में। अफ्रीका का सबसे उत्तरी बिंदु है रास बेन सक्का, कहाँ पर है? ट्यूनीशिया में। अफ्रीका का सबसे पश्चिमी बिंदु है केप वर्दे, अल्मादी पॉइंट, सेनेगल में। अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है केप ऑफ गुड होप, कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में। ठीक, इसके बाद आता है कि अफ्रीका विश्व का, अफ्रीका जो है अफ्रीका विश्व का लगभग आप कह सकते हैं 20% भाग है। मान लो क्या है कि विश्व अगर 100% है तो 100% का 20% केवल कहाँ पर है? अफ्रीका में है। तो अफ्रीका विश्व का कितने परसेंट भाग है? 20% भाग है। ठीक, अफ्रीका की अगर बात करेंगे तो इसमें विश्व की 17.7% जनसंख्या, 17.7% जनसंख्या इसमें क्या करती है? 17.7% जनसंख्या इसमें निवास करती है। याद करेंगे, कैसे याद करेंगे कि अब विश्व का 20% भाग जो है वो किसके पास है? अफ्रीका के पास है। विश्व का 20% भाग जो है वो किसके पास है? अफ्रीका के पास है। विश्व की 17.7% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में निवास करती है। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में निवास करती है। ठीक, इसके अलावा एक क्वेश्चन और है कि इसकी 10% भूमि पर ही क्या होती है? खेती होती है। ठीक, इसकी जो 10% भूमि है उस पर ही खेती होती है। इसके अलावा जो है बाकी जो है सारी की सारी जो भूमि है वो क्या है? खराब है। ठीक, अगर पूछा जाए क्यों खराब है तो यहाँ की जो जलवायु है वो सब ट्रॉपिकल है, जिसको उष्ण कटिबंधीय कहा जाएगा। कैसी है? उष्ण कटिबंधीय है। ठीक, यहाँ की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय है। क्लियर हो रही है बात? उष्ण कटिबंधीय इसकी जलवायु है। चलो इसके बाद इसमें कुछ और फैक्ट बनाते हैं। क्या है कि अफ्रीका में अगर आपसे पूछा जाए कि अफ्रीका में देश कितने हैं, तो अफ्रीका में देश की अगर बात आएगी तो अफ्रीका में देशों की संख्या है 54। ठीक है, अफ्रीका में
देशों की संख्या की अगर बात करेंगे तो अफ्रीका में देशों की ठीक है संख्या कितनी है, 54 है। और अफ्रीका को पठारों और मरुस्थलों का महाद्वीप कहते हैं। ठीक, अफ्रीका को क्या कहा जाता है, अफ्रीका को पठारों और मरुस्थलों का, ठीक है, पठारों और मरुस्थलों का क्या कहा जाता है, महाद्वीप कहा जाता है। पठारों और मरुस्थलों का महाद्वीप किसको कहा जाता है, तो आंसर आ जाएगा वो अफ्रीका को कहा जाता है। किसको कहा जाएगा, अफ्रीका को कहा जाएगा। ठीक, इसके बाद आता है नेक्स्ट कि इसके और नाम क्या है, तो इसको डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाएगा, डार्क कॉन्टिनेंट। ठीक है, डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाएगा। इसके अलावा इसको ब्लाइंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। ठीक है, ब्लाइंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। इसको पुअर कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, पुअर कॉन्टिनेंट भी कहा जाएगा। इसको ये नाम इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि यहाँ एक तो सागर है जिसका नाम क्या है, अंध महासागर। अंध महासागर की वजह से इसको क्या कहा जाएगा, ब्लाइंड कॉन्टिनेंट। डार्क कॉन्टिनेंट इसको इसलिए कहा जाएगा, यहाँ की जो जनजातियाँ हैं उनका रंग जो है वो गाढ़ा है, इस वजह से इसको डार्क कॉन्टिनेंट कहेंगे। पुअर कॉन्टिनेंट इसको इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ की जनसंख्या जो है 99% जनसंख्या यहाँ की कैसी है, यहाँ की जो है गरीब है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा जो है पुअर कॉन्टिनेंट। ठीक, आगे चलते हैं। अगर देखेंगे तो ये विश्व का एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है, ध्यान रखना कि ये विश्व का एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे 3 रेखाएं निकलती हैं। ठीक, इससे 3 रेखाएं निकल रही हैं, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक, इससे आपकी कर्क, मकर और विषुवत, ठीक है, ध्यान रखना कि इससे कर्क भी, मकर भी और विषुवत भी जो है रेखाएं निकलती हैं। विश्व का एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट जिससे कर्क, मकर और विषुवत रेखा निकलती हैं, उसका नाम क्या है, अफ्रीका है। ठीक, इसके बाद अगर आप और क्या पूछ सकता है इससे, यहाँ पर चलो एक एक फैक्ट पे सीधे सीधे बात करते हैं। और क्या है इसका, अफ्रीका और किसके बारे में बात करें, इसके बारे में बात करते हैं। अफ्रीका और यूरोप से इसके कैसे कैसे रिलेशन है। देखो, इधर की साइड अगर आएंगे तो ये वाला एरिया तो हो जाएगा एशिया का, और इससे इधर की साइड को आएंगे तो ये वाला जो हो जाएगा, ये हो जाएगा किसका, ये वाला एरिया हो जाएगा यूरोप का। किसका हो जाएगा, यूरोप का। ठीक, तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन ये बन जाएंगे कि यूरोप और अफ्रीका के बीच में कौन सी जल संधि है, एशिया और अफ्रीका के बीच में कौन कौन सी जल संधि है। तो अफ्रीका की अगर बात करेंगे तो ये ध्यान रखना कि जो लाल सागर, सुएज नहर वाला जो एरिया है वो एशिया और अफ्रीका के बीच है। चलो मैं मैप में बता देता हूँ कहाँ पर आ रहा है वो। ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा होगा, ये जो मैं बना रहा हूँ, तो इस वाले पार्ट में क्या होता है, इस वाले पार्ट में होता है, ये होता है आपका एक नहर है जिसका नाम क्या है, सुएज नहर। ठीक है, इसका नाम क्या है, सुएज नहर है। ठीक, तो सुएज नहर आपकी जो है एशिया और अफ्रीका के बीच, यहाँ पर हो गया आपका एशिया और ये हो गया आपका अफ्रीका। इन दोनों के बीच में कौन सी हो गई, सुएज नहर हो गई। ठीक, और अगर आपसे पूछा जाए कि ये मान लो इधर वाला एरिया ये क्या हो जाए, यूरोप, और ये वाला एरिया जो है ये क्या हो जाएगा आपका, अफ्रीका। तो यहाँ पर एक भूमध्य रेखा में, भूमध्य सागर में, ठीक है, कहाँ पर, भूमध्य सागर में एक जल संधि है जिसका नाम क्या है, जिब्राल्टर जल संधि। और अगर ये पूछा जाए कि जिब्राल्टर जल संधि किन 2 देशों के बीच है, तो ऊपर वाला जो एरिया आ जाएगा इसका नाम आ जाएगा स्पेन, नीचे वाला जो एरिया है इसका नाम क्या है, मोरक्को। ठीक है, स्पेन और मोरक्को के बीच में, स्पेन और मोरक्को के बीच में क्या है, जिब्राल्टर जल संधि है। ठीक, जिब्राल्टर जल संधि में कौन से 2 सागर हैं, भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर। इधर वाला जो एरिया है ये अटलांटिक सागर, इधर वाला जो एरिया है ये क्या है, भूमध्य सागर। तो इन दोनों को जोड़ती है, यूरोप और अफ्रीका को क्या करती है, ये अलग करती है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं अफ्रीका में। और अफ्रीका से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, अफ्रीका से और क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगे कि एशिया और अफ्रीका के बीच में जो है कुछ नहरें हैं, कुछ झीलें हैं, उन पर बात करते हैं। ठीक, तो इस वाले एरिया में आते हैं फिर दोबारा से।
ये वाला जो एरिया है जो दिख रहा होगा आपको ये इस तरीके से, तो इसको कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सींग। इसको ऐसे याद कर सकते हैं SEED, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती। ठीक है, ये इस तरीके से ये 3-4 देश आ रहे हैं, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती। ये जो देश हैं ये क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो पहले तो 2-4 क्वेश्चन वैसे बना लूँ मोटे मोटे, उसके बाद बात करेंगे। तो यहाँ अफ्रीका की अगर बात करेंगे तो ये अफ्रीका का ये वाला बिंदु है। पहले भारत जो आते थे इस केप ऑफ गुड होप से होते हुए इस तरीके से इस रूट से भारत आते थे, ये भारत है, भारत ऐसे आते थे। तो फिर यूरोप वालों को ऐसे करके आना पड़ रहा था, तो इन्होंने क्या किया, एक वैकल्पिक मार्ग तैयार किया, और वो वैकल्पिक मार्ग इस तरीके से था, ये वाला। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है सुएज नहर। क्या नाम है इसका, सुएज नहर। तो क्वेश्चन ये बनेगा, सुएज नहर कब बनी, सन 1869 में लेसेप्स फर्डिनेट। क्या नाम है इसका, लेसेप्स फर्डिनेट। लेसेप्स फर्डिनेट ने क्या किया, लेसेप्स फर्डिनेट ने इसको जो है क्या किया, बनाया। ठीक, ध्यान रखना किसको, सन 1869 में लेसेप्स फर्डिनेट ने सुएज नहर का क्या किया, निर्माण किया। इसकी लंबाई की अगर बात करेंगे, लंबाई है इसकी 193 किलोमीटर। कितनी लंबी है, 193 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, और 2014 में, इससे करंट का क्वेश्चन भी ध्यान रखना कि 2014 में क्या हो रहा है, एक न्यू सुएज कैनाल प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। न्यू सुएज कैनाल प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। तो ये न्यू सुएज कैनाल प्रोजेक्ट जो है ये एक झील है जिसका नाम है तिमाशा। ठीक है, एक झील है जिसका नाम क्या है, तिमाशा से एक झील है जिसका नाम है लिटिल बिटर। तिमाशा से लिटिल बिटर तक। ठीक, तो यहाँ तक है, आप ध्यान रखना। मैं एक बार आपको दोबारा से बता देता हूँ कि ये कहाँ पर आ रही हैं। तिमाशा, लिटिल बिटर, ये 2-3 झीलें हैं इस तरीके से। ये जो है आपका अफ्रीका है, तो इस एरिया में अब आप देखो ऐसे करके ये सुएज नहर है। तो सुएज नहर है, तो सुएज नहर में कहाँ पर, तो आप सबसे पहले देखो तो यहाँ पर आपका एक आ जाएगा जिसका नाम होगा लाल सागर। ठीक है, इस एरिया का नाम क्या है, लाल सागर। लाल सागर से ऊपर जो है एक लेक आएगी जिसका नाम होगा लिटिल बिटर। ठीक है, क्या नाम होगा, लिटिल बिटर नाम होगा इसका, लिटिल बिटर इसका नाम होगा, लिटिल बिटर। ठीक है, लिटिल बिटर हो गई। लिटिल बिटर के बाद ऊपर जो है एक आ जाएगी जिसका नाम होगा ग्रेट बिटर। क्या नाम होगा, ग्रेट बिटर। और उससे ऊपर आ जाएगा आपका पोर्ट सईद। एक और आ जाती है इसमें बीच में, मंजला झील। यहाँ ध्यान रखना, इसको अलग कलर से बना देता हूँ। ये वाला एरिया जो है इसको कहा जाएगा मंजला झील। तो कई बार ये झीलों का क्रम पूछ लेगा कि कहाँ कहाँ क्या है। तो सबसे पहले ऊपर आ जाएगा पोर्ट सईद, फिर मंजला झील, फिर ग्रेट बिटर, फिर लिटिल बिटर, फिर लाल सागर। ठीक है, दोबारा से याद करेंगे, पोर्ट सईद, मंजला झील, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर, लाल सागर। पोर्ट सईद, मंजला झील, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर, लाल सागर। पोर्ट सईद, मंजला झील, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर, लाल सागर। पोर्ट मंजला ग्रेट लिटिल लाल, पोर्ट मंजला ग्रेट लिटिल लाल। इस तरीके से इसको याद कर लेंगे हम। ठीक है, इससे अगर आपसे और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, और क्वेश्चन ये पूछ सकता है, जो ये लेक है, जो नहर बनी है ये सुएज नहर, तो सुएज नहर से क्वेश्चन ये है कि सुएज नहर से एशिया और यूरोप की दूरी की अगर बात करें, एशिया और यूरोप की दूरी की बात करें तो कितनी कम हुई है, तो 7000 किलोमीटर। ठीक है, एशिया और यूरोप की 7000 किलोमीटर जो है क्या है, ये अलग हुई है। एक क्वेश्चन और बन सकता है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि अलमांडेव की जल संधि और अदन की खाड़ी किसे जोड़ती है। ये वाला क्वेश्चन और आया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि अलमांडेव की जल संधि
अलमांडेव की जल संधि किसे जोड़ती है? तो ध्यान रखना, अलमांडेव की जल संधि जो है लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। लाल सागर नीचे, जो ऊपर लाल सागर नीचे अदन की खाड़ी, लाल सागर और अदन की खाड़ी को, ठीक है, लाल सागर और अदन की खाड़ी को, अदन की खाड़ी को क्या करती है? अदन की खाड़ी को जोड़ती है। ठीक, यहाँ पर एक प्रायद्वीप बनेगा, ठीक, और उसका नाम होगा सिनाई प्रायद्वीप के बारे में और बता देता हूँ, ठीक है, दोबारा बोल देता हूँ। अलमांडेव की जल संधि लाल सागर और अदन की खाड़ी में जुड़ती है। अलमांडेव की जल संधि लाल सागर और अदन की खाड़ी में क्या होती है? जुड़ती है। चलो आगे आते हैं, अगले कुछ फैक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या। देखो, इस तरीके से एक एरिया बनता है, इस तरीके से एक एरिया बनेगा, उस एरिया को देखते हैं। ऐसे करके एक एरिया बनता है, ठीक, तो ये वाला तो एरिया होता है लाल सागर। इससे आप अपना मैप लेके बैठना, उससे पता चल जाएगा लाल सागर। इधर तो है एकल की खाड़ी, एकल की खाड़ी, ठीक, एकल की खाड़ी, और इधर एरिया में है स्वेज की खाड़ी, स्वेज की खाड़ी। तो क्वेश्चन कई बार ये भी पूछ लेगा कि स्वेज की खाड़ी और एकल की खाड़ी कौन से सागर से जुड़ती हैं? तो एकल की खाड़ी और स्वेज की खाड़ी लाल सागर से जुड़ती हैं। और ये वाला जो ब्लैक कलर वाला जो एरिया बचा हुआ है ना, ये वाला, इस एरिया को कहा जाता है, इस एरिया को कहा जाएगा सिनाई प्रायद्वीप, सिनायु प्रायद्वीप कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है इसको? सिनायु प्रायद्वीप कहा जाता है। क्लियर हो गया? इसको कहा जाएगा सिनायु प्रायद्वीप कहा जाता है, ठीक, सिनायु प्रायद्वीप कहा जाएगा। आगे चलते हैं, कुछ ऐसे ही छोटे मोटे और 2-4 क्वेश्चन पढ़ते हुए चलते हैं और आगे देखते हैं क्या क्या आता है इसमें। तो अफ्रीका पे वापस आते हैं और अफ्रीका पे वापस आके देखते हैं कि अफ्रीका में और क्या चीज़ें बन पा रही हैं और क्या क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो, ये अफ्रीका है, तो अफ्रीका में इस तरीके से यहाँ पे एक जलधारा या मरुस्थल की बात करेंगे। पहले तो एक मोटा मोटा खाका खींच लो आप कि ऊपर वाला जो एरिया है ये वाला, यहाँ वाला, यहाँ तो आपका बन जाएगा एक मरुस्थल जिसका नाम होगा सहारा मरुस्थल, ठीक है, सहारा मरुस्थल। बीच वाला जो एरिया हो जाएगा ये हो गया सहारा मरुस्थल, बीच वाला एरिया हो जाएगा जिसको कहा जाएगा, जिसका नाम हो जाएगा साहेल, ठीक है, बीच वाला हो जाएगा साहेल। और इसके आसपास वाला ये जो कलर चेंज वाला एरिया है, ये वाला एरिया जो है ये आपका विषुवत रेखा के आसपास वाला एरिया है। यहाँ पर पाया जाएगा एक घास का मैदान जिसका नाम होगा सवाना घास का मैदान। कौन सा मैदान? सवाना घास का मैदान, ठीक, सवाना घास का मैदान होगा यहाँ पर। क्लियर हो गया इतना? ये हो गया सवाना घास का मैदान। आगे बढ़ते हैं और इससे और क्या क्वेश्चन आ सकता है। कई बार क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि सवाना घास का मैदान और सहारा मरुस्थल के बीच के एरिया को क्या कहा जाएगा? ये ट्रांजिशन जोन है, ट्रांजिशन जोन है, इसको कहा जाएगा साहेल कहा जाएगा, ठीक है। साहेल कैसा क्षेत्र है? तो आप कह सकते हैं कि साहेल एक सेमी एरिड एरिया है, अर्ध मरुस्थलीय। कैसा क्षेत्र है? अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक। और अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो सहारा मरुस्थल है वो कैसे बना। सहारा मरुस्थल की बात करेंगे तो सहारा मरुस्थल ऐसे बना कि इसका ये वाला जो एरिया है, ऊपर वाला भाग सहारा मरुस्थल का जो ऊपर वाला भाग है, ऊपर वाला जो भाग है ये तो है इसका भूमध्य सागर, ठीक है, ये क्या है? भूमध्य सागर है। और इधर की एरिया में अगर देखा जाएगा तो यहाँ क्या है आपका? यहाँ पर है आपका कौन सा? अटलांटिक सागर, ठीक है, अटलांटिक सागर। ये कौन सा सागर? अटलांटिक सागर। तो यहाँ से एक जलधारा आती है और ये जलधारा ठंडी जलधारा है, ठीक, ये ठंडी जलधारा है। और ये जो है ठंडी जलधारा क्या करती है? यहाँ इस एरिया में वर्षा नहीं होने देती। और जब इस एरिया में वर्षा नहीं होने देगी तो इसके बाद क्या हो जाएगा? इस एरिया में एक निर्माण हो जाएगा, किसका? मरुस्थल का निर्माण हो जाएगा, ठीक। किसका निर्माण हो जाएगा?
मरुस्थल का निर्माण हो जाएगा। ठीक, इस जलधारा का नाम है केनारी की जलधारा। केनारी की जलधारा, कई बार ऐसे पूछेगा केनारी की जलधारा गर्म जलधारा है या ठंडी, तो आप बताना है कि केनारी की जलधारा ठंडी जलधारा है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है कि यहाँ पर व्यापारिक जो पवनें होती हैं, व्यापारिक पवनें वर्षा नहीं कराती, वर्षा नहीं कराती। दोबारा याद करते हैं क्या कैसे करेंगे। देखो, ऊपर जो है भूमध्य सागर है, इधर अटलांटिक सागर है। आपस में क्या होता है कि जो हवाएं चलती हैं, ठंडी जलधारा होती है, इधर से तो आ रही हैं, ये जो व्यापारिक पवनें, ये ठंडी जलधारा है, और ये इस एरिया में क्या होगा, वर्षा नहीं कराने देंगी। जब ये वर्षा नहीं कराने देंगी तो ये एरिया कैसा हो जाएगा, मरुस्थलीय हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा, ये एरिया मरुस्थलीय हो जाएगा। ठीक, अगर इससे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, और क्वेश्चन इससे ये बन सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल, इसका मतलब जो मरुस्थल है। चलो एक क्वेश्चन है कि मरुस्थल जो है, सबसे बड़ा मरुस्थल, पृथ्वी का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, आर्कटिक, अंटार्कटिक, सहारा या थार का मरुस्थल। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा मरुस्थल तो आंसर आ जाएगा अंटार्कटिक का मरुस्थल, और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कौन सा है तो आंसर आ जाएगा इसका सहारा का मरुस्थल। ठीक, कौन सा मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल। तो सहारा का जो मरुस्थल है ये अफ्रीका के, ध्यान रखना कि अफ्रीका के 10% भाग पर, अफ्रीका के 10% भाग पर जो है ये क्या है, फैला। सहारा मरुस्थल अफ्रीका के 10% भाग पर फैला है। इसका क्षेत्रफल है लगभग 84 लाख वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा 84 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर अफ्रीका के लगभग 10% भाग पर ये फैला है। और ये क्या है, पृथ्वी का सबसे गर्म जो है क्या है, सबसे गर्म मरुस्थल है। ठीक है, ये क्या है, सब पृथ्वी का सबसे गर्म मरुस्थल है। ठीक, यहाँ अगर वर्षा की बात करेंगे तो रेनफॉल यहाँ पर जो है बहुत ही कम होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन यही आ जाए कि सहारा मरुस्थल के दक्षिण में क्या पाया जाएगा, तो अभी तो बताया था आपका सहारा मरुस्थल के दक्षिण में क्या होगा, यहाँ पर एक घास का मैदान होगा, इसका नाम होगा सवाना घास के मैदान। अब क्वेश्चन ये आ जाएगा सवाना घास के मैदान कैसे हैं, तो आप कह सकते हैं कि सवाना घास के मैदान उष्ण कटिबंधीय हैं। कैसे हैं सवाना घास के मैदान, सवाना घास के मैदान उष्ण कटिबंधीय हैं। ठीक, सवाना घास के मैदान इस वाले एरिया में आएंगे तो आप ये कह सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है ये कैसा है, उष्ण कटिबंधीय है। ठीक, उष्ण कटिबंधीय है। और ये वाला जो बीच का एरिया है, ये वाला एरिया है साहेल, ये जो है एक ट्रांजिशन जोन है, संक्रमण क्षेत्र है। ठीक, इसके बाद आता है यहाँ पर जो है कुछ सैंड ड्यून्स पाए जाएंगे। ठीक, तो सैंड ड्यून्स को लेकर क्या है कि सहारा जैसे जैसे ये इधर को बढ़ रहा है, ठीक, सहारा मरुस्थल जैसे जैसे इधर को बढ़ रहा है तो यहाँ पर क्या है, सैंड ड्यून्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, सैंड ड्यून्स, या एक प्रकार का आप ये कह सकते हैं कि मरुस्थल जब धीरे धीरे बढ़ता है तो उस एरिया को क्या कहा जाएगा, सैंड ड्यून्स कहा जाएगा। ठीक है, और सैंड ड्यून्स बढ़ेगा तो घास के मैदान को तो बाद में कम करेगा, पहले साहेल वाले एरिया को कम करेगा। तो ये अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है कि अफ्रीका में सैंड ड्यून्स धीरे धीरे जो है क्या है आपका बढ़ रहा है, और उससे जो है साहेल वाला क्षेत्र जो है कम हो रहा है। ठीक, इसके बाद अब आपका और क्या क्वेश्चन आ सकता है, और इससे कुछ एक दो मरुस्थल और आ जाएंगे, एक दो मरुस्थल और पूछ लेगा वो, तो उस मरुस्थल पे ही बात कर लेंगे कि अफ्रीका में कितने मरुस्थल हैं। अफ्रीका के जो टोटल जो मरुस्थल हैं वो हैं 3-4 मरुस्थल हैं, जैसे कालाहारी का मरुस्थल, नामीबिया का मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल, उस पर ही क्वेश्चन बनेगा ज़्यादा। तो अगले 2 मरुस्थल और बचे हुए हैं, एक नामीबिया का मरुस्थल और कालाहारी का मरुस्थल। देखो ये वाला एरिया आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एरिया जो मैंने अभी मिटाया है, दोबारा से बता रहा हूँ, ये वाला जो ब्लैक वाला ये नामीबिया।
ठीक, कौन सा? नामीबिया। नामीबिया की बात करेंगे, नामीबिया का मरुस्थल। ठीक है, नामीबिया के मरुस्थल की बात करेंगे तो ये आपका शीत मरुस्थल है। ठीक, कैसा मरुस्थल है? शीत मरुस्थल है। शीत मरुस्थल का मतलब क्या है कि इस जो है सर्दी रहती है यहाँ पर। इस भाग में एक और क्वेश्चन है कि इसमें एक जनजाति पाई जाती है, टोंड जनजाति। ठीक है, इसमें टोंड जनजाति क्या है, पाई जाती है। और इसके बनने का कारण जो है एक जलधारा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक जलधारा है जिसका नाम क्या है? यहाँ एक जलधारा है जिसका नाम है आपका टोंड। टोंड जनजाति ये हो गई। और एक हाँ वेगुएला की जलधारा। मैं बता दूं आपको कि यहाँ से इस तरीके से एक जलधारा आती है जिसका नाम है बेगुएला। बेगुएला की जलधारा। बेगुएला की जलधारा से, बेगुएला की जलधारा से यहाँ पे नामीबिया में क्या हुआ है? नामीबिया का मरुस्थल बना है। ठीक, एक मरुस्थल तो ये हो गया। एक है आपका कालाहारी मरुस्थल। ठीक, कालाहारी मरुस्थल को और देख लो। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? तो आपको अफ्रीका का ये वाला एरिया दिखाई दे रहा होगा। ठीक, अफ्रीका का ये वाला है एरिया। तो इस एरिया में आपका एक मरुस्थल है जिसका नाम क्या है? कालाहारी मरुस्थल। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल। और कालाहारी मरुस्थल जो है ये साउथ अफ्रीका में फैला हुआ है। ठीक है, साउथ अफ्रीका में फैला हुआ है। और यहाँ पर जो है एक बुशमैन जनजाति है। कौन सी जनजाति है? बुशमैन जनजाति है। और ये वाला जो क्षेत्र है अगर आपसे पूछा जाए तो शुतुरमुर्ग के लिए, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग के लिए क्या है? शुतुरमुर्ग के लिए जो है ये वाला एरिया क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक, शुतुरमुर्ग के लिए ये वाला एरिया क्या होगा? प्रसिद्ध होगा। ठीक, क्लियर हो गया। तो ये तो हो गया कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और है कि लैंडलॉक कुछ कंट्रियां हैं इसमें, तो इसमें कौन सी लैंडलॉक कंट्रियां हैं? ठीक है, लैंडलॉक कंट्री की अगर बात करेंगे तो इसमें जैसे एक देश है माली। ठीक है, माली के अलावा बुर्किना फासो। बुर्किना फासो के अलावा आपका जैसे ये जिम्बाब्वे। ठीक है, जिम्बाब्वे के अलावा आपका बोत्सवाना। ठीक है, बोत्सवाना के अलावा आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। और ये साउथ सूडान हो जाएगा, चाड हो जाएगा, नाइजर हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा आपका मिडल अफ्रीका गणराज्य हो जाएगा, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन ये वाला। और इसके अलावा आपका और कौन सा क्षेत्र हो सकता है इसमें? और दो तीन देश और हो रहे हैं जैसे आपका लेशिथो, स्वीलैंड, बरुंडी, रवांडा। देखो, ठीक है, ये कॉन्गो ये वाला एरिया। और ये इसके अलावा जो और नहीं दिख रहा है मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे हैं आपका लेशिथो, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड। इसके अलावा आपका बरुंडी। ठीक है, इसके अलावा आपका बरुंडी। बरुंडी के अलावा आपका जैसे एक है आपका बोत्सवाना। ठीक, एक देश है बोत्सवाना। ठीक है, ये वाले देश और ये सारे देश ये इसके क्या हैं अगर आपसे पूछा जाए तो ये इसके लैंड लॉक। ठीक है, कैसे देश हैं? लैंड लॉक। दोबारा याद करते हैं, माली, बुर्किना फासो, चाड, नाइजर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, साउथ सूडान, लेसोथो, स्वीलैंड, बरुंडी, बोत्सवाना। ये सारे देश जो हैं, जिम्बाब्वे, ये वाले जो देश हैं ये इसके कैसे लैंडलॉक देश वो वाले होते हैं जिनकी सीमा समुद्र से नहीं लगी होती। उन देशों को क्या कहा जाएगा? लैंडलॉक देश कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? लैंडलॉक देश कहा जाता है। क्लियर। इसके बाद कुछ दो चार देश और हैं जैसे आपसे पूछा जाएगा कि अफ्रीका के उत्तर में भूमध्य सागर के तट को क्या कहा जाता है। ठीक, समझ में आ गई बात कि अफ्रीका के उत्तर में भूमध्य सागर के तट को क्या कहा जाता है? तो इस वाले देश तट को कहा जाता है क्या? इसको कहा जाता है बर्बरी। क्या कहा जाता है? बर्बरी तट। ठीक, ध्यान रखना क्या कहा जाएगा? बर्बरी तट। ठीक है, बर्बरी तट। तो इससे एक क्वेश्चन ये और बन जाता है कि बर्बरी तट वाले जो देश हैं वो कौन से हैं, या बर्बरी देश। कई बार वो ये पूछ लेगा कि बर्बरी देश कौन से हैं। तो बर्बरी देश की अगर बात करेंगे तो बर्बरी देश हैं मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, लीबिया। ठीक है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और लीबिया, ये वाले देश। ठीक, दोबारा बोल रहा हूँ, मोरक्को,
ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, लीबिया। मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, लीबिया। मेरे साथ बोलो, ठीक है, मेरे साथ बोलोगे। मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, लीबिया। मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, लीबिया। मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, लीबिया। ये क्या है? बर्बरी देश है। बर्बरी देश उनको कहा जाता है जो भूमध्य रेखा से, जो भूमध्य सागर से जो तटीय वाला जो एरिया है ना अफ्रीका का, इसको कहा जाता है बर्बरी तट। और इसके किनारे पर जो देश है उनको कहा जाएगा क्या? उनको कहा जाएगा आपका बर्बरी देश। क्लियर हो गया? क्या कहा जाएगा उनको? बर्बरी देश कहा जाएगा। तो ये हो गया आपका बर्बरी वाला एरिया। ठीक, अब आगे चलते हैं और अब दो चार क्वेश्चन निकालते हैं। किससे? अब दो चार क्वेश्चन निकालते हैं अफ्रीका की झीलों से। ठीक, और उन झीलों से क्वेश्चन क्या बनेंगे उस पर और बात कर लेते हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है अफ्रीका की झील। एक हेडिंग बना लेना आप और उस हेडिंग में लिखना कि अफ्रीका की झील। ठीक, अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा कि अफ्रीका का कौन सा देश बर्बरी देश नहीं है? ऑप्शन क्या है आपका? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और नाइजर। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और नाइजर। तो आपका आंसर क्या आ गया? नाइजर सर, क्योंकि नाइजर जो है आपका अटलांटिक सागर के पास है, बट आपका होना चाहिए था भूमध्य सागर के पास। तो क्लियर हो गया? तो ये वाला, जैसे आपसे पूछा जाए इथोपिया, सोमालिया, जिबूती, इथोपिया, सोमालिया और इथोपिया, सोमालिया और जिदूपी और सूडान, ये वाले देश कैसे हैं? तो आपका हो गया हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले देश हैं। ठीक है, कैसे देश हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले देश हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन और क्या है? तो चलो पहले देख लेते हैं किससे। पहले देख लेते हैं आप नदियों से, देख लो नदियों से। ठीक, अब आती हैं अफ्रीका की नदियाँ। ठीक, हेडिंग बना लो आप और हेडिंग का नाम क्या रखोगे? हेडिंग का नाम लिखोगे अफ्रीका की नदियाँ। ठीक है, क्या नाम रखोगे? अफ्रीका की नदियाँ रखो टॉपिक का नाम, अफ्रीका की नदियाँ। तो अफ्रीका की नदियों से तो मैं जो है पूरा जितनी भी नदियाँ हैं अफ्रीका में सारी नदियाँ बता दूंगा एक बार में। उससे तुम्हारा ये डाउट सारा क्लियर हो जाएगा, कौन सी नदी कहाँ पर है, क्या हो रहा है, सारे कुछ एक एक पॉइंट को बताता चलूँगा और साथ में याद भी करवाता चलूँगा। ठीक है, सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? तो पढ़ लेते हैं किसको? नील नदी को पढ़ लेते हैं। किसको पढ़ लेते हैं? नील नदी को। ठीक, नील नदी। नील नदी की नाइल रिवर भी कह देते हैं इसको। क्या कह देते हैं इसको? कह देते हैं नाइल रिवर। नाइल रिवर के बारे में क्या बन सकता है क्वेश्चन? नाइल रिवर के बारे में ये बन सकता है, दो नदियाँ आती हैं, एक नदी आती है ब्लू नील और एक नदी आती है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है वाइट नील। ठीक है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है वाइट नील। ठीक, एक का नाम है ब्लू नील और एक का नाम जो है, एक का नाम क्या है? वाइट नील। दो नदियाँ आ रही हैं। ठीक, या श्वेत नील कहा जाता है इसको। क्या कहा जाएगा? श्वेत नील। क्लियर हो रहा है बात? अब जैसे ये आएगी तो उसके बाद ये वाला जो एरिया है, इस एरिया का नाम जो है, इस एरिया का नाम है खार्तूम। ठीक है, क्या नाम है? खार्तूम। और ये खार्तूम जो है कहाँ पर है? मिस्र में। ठीक, और ये जहाँ मिलेंगी वहाँ से इस नदी का नाम जो है वो क्या पड़ जाएगा? इस नदी का नाम पड़ जाएगा नील नदी। क्या नाम पड़ जाएगा इसका? नील नदी है। नील नदी का अगर आपसे उद्गम पूछे, उद्गम कौन सी झील से होता है, तो आप बताना कि इसका उद्गम सर विक्टोरिया झील से है। कौन सी झील से? विक्टोरिया झील से इसका क्या है? उद्गम है। इसका उद्गम विक्टोरिया झील से है। ठीक, विक्टोरिया झील से है। और विक्टोरिया झील से तो श्वेत नील नदी का उद्गम होता है, ऐसे भी कह सकते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए ब्लू नील का उद्गम कहाँ, तो अगर आपसे ये ज़्यादा डिटेल में पूछे तो आप ये भी कह देना कि ब्लू नील का जो उद्गम है इथोपिया उच्च भूमि से होता है। कहाँ से? इथोपिया उच्च भूमि से होता है। इथोपिया की उच्च भूमि से इसका जो है क्या होता है? जन्म होता है। क्लियर होगी इतनी बात? क्लियर होगी इतनी बात? ठीक, चलो दोबारा पढ़ते हैं। देखो, ब्लू नील का उद्गम जो है, ब्लू नील का उद्गम होता है इथोपिया के हाईलैंड से। इथोपिया के हाईलैंड से ब्लू नील। वाइट नील का उद्गम जो होता है विक्टोरिया झील से होता है। वाइट नील का उत्पन्न जो होता है वो विक्टोरिया झील से होता है। दोनों आकर मिलती कहाँ है? खार्तूम में। खार्तूम कहाँ है? मिस्र में। खार्तूम कहाँ है? मिस्र में। और मिस्र से आगे आकर ये क्या बन जाती है? नील नदी। और क्वेश्चन ये और है कि नील नदी गिरती कहाँ पर है? ठीक है, नील नदी जो है
गिरती कहाँ पर है और विक्टोरिया के उत्तरी भाग से कौन सी रेखा गुजरती है। देखो दो क्वेश्चन है ये। तो अगर आपसे ये पूछा जाए तो पहला तो मैं ये आंसर बता दे रहा हूँ आपको कि विक्टोरिया जो झील है, विक्टोरिया झील के उत्तर से, विक्टोरिया झील के उत्तर से क्या होता है, विक्टोरिया झील के उत्तर से भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा गुजरती है। क्लियर है, भूमध्य रेखा जो है इससे, भूमध्य रेखा इससे क्या होती है, गुजरती है। ठीक, इससे भूमध्य रेखा क्या होती है, गुजरती है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है। अगला क्वेश्चन मैंने बताया था कि ये नील नदी आपकी गिरती कहाँ पर है, तो बताओ ज़रा नील नदी कहाँ पर गिरती है। और दो चार क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, चलो मैं बता देता हूँ और क्या है। देखो नील नदी से दो तीन क्वेश्चन ये बनेंगे कि नील नदी की लंबाई कितनी है। अगर आपसे ये पूछे तो नील नदी की लंबाई है 6690 किलोमीटर। नील नदी की लंबाई है 6690 किलोमीटर। और अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, कई जगह 6695 भी दे रखी है तो उससे कन्फ्यूजन मत होना। ठीक, तो ये ज़्यादा कोई दिमाग ख़राब करने वाली बात है नहीं। तो ये इस तरीके से क्या हो रही है, निकल रही है ऐसे ऐसे, और ये ऐसे जा रही है। तो ये क्या हो गया, भूमध्य सागर हो गया ना। तो ये कहाँ पर आप कहोगे कि ये भूमध्य सागर में गिरती है। कहाँ पर गिरती है, भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में गिरती है। कहाँ पर गिरती है, भूमध्य सागर में गिरती है। क्लियर हो गया इतना। अब एक क्वेश्चन और बनता है, एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो ये दोनों नदियां हैं, ये दोनों नदियां हैं कि इन दोनों नदियों को अगर देखा जाए तो ये कितने देशों से होकर गुजरती हैं। ठीक, और इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक, तो नील को पहली बात तो ये कि इसको कहा जाता है मिस्र का वरदान। मिस्र का वरदान किसको कहा जाता है, तो मिस्र का वरदान कहा जाता है नील नदी को। अगला एक क्वेश्चन और बन सकता है इससे। अगला क्वेश्चन ये, नील को मिस्र का वरदान कहा जाता है और ये जो है मरुस्थल से निकलकर बहती है। ये क्या होती है, मरुस्थल से निकलकर बहती है, निकलती है। मरुस्थलों से क्या होती है, निकलती। सहारा मरुस्थल का जो क्षेत्र है उससे भी ये क्या होती है, निकल जाती है। ठीक, इसके अलावा अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये कहाँ कहाँ पर बहती है तो कौन कौन से देश में, तो आप बता देना कि ये सर इथोपिया। ठीक है, इथोपिया, इथोपिया के अलावा सूडान, सूडान के अलावा दक्षिणी सूडान, दक्षिणी सूडान के अलावा आप बता देना कि रवांडा। ठीक है, रवांडा के अलावा एक देश आएगा जिसका नाम होगा ब्रोंडी, ब्रोंडी के अलावा आप कह सकते हैं मिस्र, मिस्र के अलावा केन्या, केन्या के अलावा कांगो, कांगो के अलावा आपका तंजानिया। ठीक है, तंजानिया। ठीक, इन देशों में जो है ये क्या होती है, बहती है। क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है बात। ठीक, समझ में आ रही है बात। ये है इथोपिया, सूडान, दक्षिण सूडान, रवांडा, ब्रोंडी, मिस्र, केन्या, कांगो, तंजानिया। दोबारा बोलेंगे, इथोपिया, सूडान, दक्षिण सूडान, रवांडा, ब्रोंडी, मिस्र, केन्या, कांगो, तंजानिया। इथोपिया, सूडान, दक्षिण सूडान, रवांडा, ब्रोंडी, मिस्र, केन्या, कांगो, तंजानिया। यहाँ से क्या होती है, बहती है। ठीक है, यहाँ से क्या हो रही है, ये बह रही है। तो ये हो गया। और इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, इसके अलावा ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ की खेती होती है, क्या होता है। तो इससे एक दो क्वेश्चन और बना देता हूँ मैं। तो यहाँ ध्यान रखना कि नील नदी के बेसिन में, नील नदी के बेसिन में, नील के बेसिन में क्या होता है, कपास की खेती होती है। कपास की क्या होती है, इसमें कपास की खेती होती है। ठीक है, इसमें कपास की खेती होती है और पूरे विश्व का 9% कपास, 9% कपास इसी क्षेत्र में क्या होता है, पैदा किया जाता है। ठीक, पूरे विश्व का जो कपास है वो क्या है, इसी से जो है क्या होगा, इसी से जो है पैदा होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगली जो नदी की बात करेंगे, अगली नदी कौन सी होगी। तो अगली नदी की अगर बात करेंगे तो अगली नदी हो जाएगी तुम्हारी, जिसका नाम, चलो इसको रखो, छोटा करते हैं यार इसको। ठीक,
ठीक है। अब एक नदी और पढ़ते हैं जिसका नाम है जायरे, जायरे या कांगो नदी। कांगो नदी, कांगो नदी या जायरे नदी इसी को कहा जाता है, जायरे या कांगो नदी। ठीक है, जायरे या कांगो नदी की बात करेंगे तो कांगो गणराज्य, अंगोला, कांगो यहाँ से निकलती है। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता देना कि कांगो गणराज्य से, कांगो गणराज्य से निकलती है। ठीक है, और हाँ, विश्व का प्राकृतिक चिड़ियाघर कहाँ पर है? विश्व का प्राकृतिक चिड़ियाघर जो है कांगो में है और यहाँ सघन वनस्पतियों का विकास हुआ है। तो विश्व का यहाँ ध्यान रखना कि इसको प्राकृतिक चिड़ियाघर भी कहा जाता है। इसको विश्व का प्राकृतिक चिड़ियाघर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको विश्व का प्राकृतिक चिड़ियाघर भी कहते हैं। ठीक, और अगर आपसे पूछा जाए कहाँ से निकलती है तो आप ये बता देना कि ये तंजानिका झील से निकलती है। तंजानिका झील से क्या होती है? तंजानिका झील से निकलती है। ठीक है, तंजानिका झील से क्या होती है? निकलती है। इसकी लंबाई की अगर बात करेंगे तो 4700 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। 4700 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी जो है क्या है? नदी है। ठीक, और इसका अटलांटिक महासागर में इसका जो है अंत होता है। इसका मुहाने की अगर बात करेंगे, इसका मुहाना जो है वो कहाँ पर है? तो मुहाना जो है वो इसका अटलांटिक महासागर में। ठीक है, कहाँ पर? अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, अटलांटिक महासागर में। इससे 2-4 क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं। ठीक, इससे 2-4 क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये क्या है कि ध्यान रखना है कि ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, ये विषुव रेखा को क्या करती है? विषुव रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, विषुव रेखा को 2 बार काटती है। और इस नदी का, इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है कसई। इसकी एक सहायक नदी है, सहायक नदी जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है कसई। ठीक है, क्या नाम है उसका? कसई। तो कसई में क्या है? डायमंड पाया जाता है। ठीक है, डायमंड पाए जाते हैं। ठीक है, डायमंड क्या होंगे उसमें? कसई नदी में डायमंड पाए जाते हैं। ठीक, इसके अलावा जो है कांगो गणराज्य की राजधानी, कांगो की राजधानी की अगर बात करेंगे, कांगो की राजधानी जिसका नाम क्या है? किसानसा। ठीक है, कांगो की राजधानी किसानसा जायरे नदी के किनारे पर है। इसके अलावा कांगो की राजधानी किसानसा और कांगो गणराज्य की, कांगो गणराज्य की राजधानी है। कांगो गणराज्य की राजधानी किसानसा और कांगो की राजधानी ब्राज़ाविले। कांगो की राजधानी, ये दोनों देश अलग हैं। कांगो की राजधानी जिसका नाम क्या है? ब्राज़ाविले। ठीक है, कांगो की राजधानी कांगो गणराज्य की राजधानी किसानसा, कांगो की राजधानी ब्राज़ाविले इसी के तट पर स्थित है। ठीक है, इसी के तट पर जो है क्या है? स्थित है। ठीक, इसके अलावा इसके बेसिन में विश्व की सबसे छोटे कद वाली प्रजाति, जायरे के बेसिन में ध्यान रखना कि जायरे के बेसिन में विश्व की सबसे छोटे कद वाली जनजाति, विश्व के सबसे छोटे कद वाली जनजाति जिसका नाम क्या है? पिग्मी जनजाति। ठीक है, जिसका नाम क्या है? पिग्मी जनजाति। ठीक है, क्या नाम है उसका? पिग्मी जनजाति। पिग्मी जनजाति किस नदी के बेसिन में पाई जाती है तो आपसे पूछा जाएगा तो पिग्मी जनजाति कांगो या जायरे नदी के बेसिन में पाई जाती है। ठीक है, कांगो या जायरे नदी के बेसिन में क्या होती है? ये पाई जाएगी। क्लियर है? कांगो या जायरे नदी के बेसिन में ये पाई जाएगी। इसके बाद एक नदी और है जिसका नाम क्या होगा? जिसका नाम होगा आपका जाम्बेजी नदी। ठीक है, एक नदी और पढ़ते हैं जिसका नाम क्या होगा? जाम्बेजी नदी। ठीक।
ठीक है। जाम्बेजी नदी, जाम्बेजी नदी की अगर बात करेंगे तो जाम्बेजी नदी जो है आपकी अंगोला, जाम्बिया, ये अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताना कि नामीबिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना की सीमा पर जाम्बेजी नदी के समीप आकर मिलती है। ठीक है। अरे यार ऐसे समझो आप कि एक देश है जिसका नाम है नामीबिया। ठीक है। नामीबिया, जाम्बिया, नामीबिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। ठीक है। जिम्बाब्वे, नामीबिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे की सीमा, इन तीनों देशों की जो सीमा है, और इन तीनों देशों की जो सीमा है वो जो आकर मिलेगी वो कहीं कहाँ पर आकर मिलेगी, वो इस नदी पर आकर मिलेगी। ठीक है। जाम्बेजी नदी पर कौन कौन से देश हैं अगर आपसे पूछा जाए तो आप नामीबिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। ठीक है। ढूंढो कहीं को जिम्बाब्वे है क्या। नामीबिया, देखो ये रहा जिम्बाब्वे। ठीक है। नामीबिया, ये रहा नामीबिया, जिम्बाब्वे। इनकी जो सीमा है यहाँ से मिलती है और इस तरीके से बहती है। ठीक। चलो इसको मैं आपको आगे आगे दिखाऊंगा मैं इसको कैसे करेंगे। नामीबिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा जाम्बेजी नदी पर मिलती है। जाम्बेजी नदी पर क्या होती है, मिलती है। ठीक। जाम्बेजी नदी पर क्या होती है, जाम्बेजी नदी पर मिलती है। ठीक। इसके अलावा एक इस नदी पर एक बांध है जिसका नाम है करीबा बांध। इस नदी पर एक बांध है जिसका नाम क्या है, करीबा बांध है। इस नदी पर करीबा बांध है। ठीक है। इस नदी पर कैसा बांध है, इस नदी पर एक करीबा बांध है। ठीक है। और इससे निर्मित झील को, और इस बांध से निर्मित झील को, इस बांध से निर्मित जो झील है, इस बांध से निर्मित झील को, इस बांध से निर्मित झील को क्या कहा जाता है, इस बांध से निर्मित झील को करीबा झील, करीबा झील कहते हैं। क्या कहते हैं, इससे निर्मित झील को क्या कहा जाता है, करीबा झील कहा जाता है। और इसका मुहाना मोजाम्बिक चैनल में है। जाम्बेजी नदी का जो मुहाना है, इसका मुहाना कहाँ पर है, इसका मुहाना है मोजाम्बिक चैनल में। ठीक है। कहाँ पर है, मोजाम्बिक चैनल में है, मोजाम्बिक चैनल में है। चैनल किसको कहा जाता है, चैनल कहा जाता है अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता देना कि जल संधि का जो बड़ा रूप है, जल संधि का बड़ा रूप क्या कहलाता है, चैनल कहलाता है। ठीक है। क्या कहा जाएगा, चैनल कहलाता है। ठीक। इसके अलावा एक नदी आती है जिसका नाम क्या है, ऑरेंज नदी। ठीक। एक नदी है जिसका नाम क्या है, ऑरेंज रिवर। ऑरेंज नदी की अगर बात करेंगे, ऑरेंज नदी तो ड्रंकेन्सबर्ग पर्वत से निकलती है। ठीक है। ड्रंकेन्सबर्ग पर्वत से क्या होती है, निकलती है। ठीक है। ड्रंकेन्सबर्ग पर्वत से क्या होती है, निकलती है, ड्रंकेन्सबर्ग पर्वत से निकलती है। और इसका मुहाना अटलांटिक महासागर में है। ठीक है। और इसका जो माउथ है वो कहाँ पर है, अटलांटिक महासागर में है। ठीक है। कहाँ पर है, इसका मुहाना अटलांटिक महासागर में है। यह नदी दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की सीमा बनाती है। ये दक्षिण अफ्रीका, ऑरेंज रिवर दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की सीमा बनाती है। ठीक है। और नामीबिया की क्या बनाती है, सीमा क्या कर रही है, बनाती है, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की सीमा बनाती है। ठीक है। और ओंगरे बीच जलप्रपात है, इस पर जो है एक वाटरफॉल है, उस वाटरफॉल का नाम क्या है, ओंगरे बीज जलप्रपात। ओंगरे बीज जलप्रपात
ओंगरे बीच जलप्रपात की अगर बात करेंगे, ओंगरे बीच जलप्रपात जो है वो अफ्रीकी ऑरेंज रिवर पर है। ठीक है, किस पर है? ऑरेंज रिवर पर है। ठीक, इसके बाद अगर आपसे और क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक आएगी आपकी जिसका नाम है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी को और ध्यान में रखना। लिम्पोपो नदी, इसी को एक नाम और दिया जाता है कि इसको क्रोकोडाइल नदी भी कहा जाता है। लिम्पोपो नदी को क्रोकोडाइल नदी भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा? क्रोकोडाइल नदी भी कहते हैं। ठीक, और अगर आपसे पूछा जाए लिम्पोपो नदी, तो ये ध्यान रखना कि ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। ठीक है, कर्क रेखा, मकर और विषुवत। विषुवत रेखा को 2 बार काट रही थी जायरे रिवर। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को कितनी बार काट रही है? लिम्पोपो काट रही है। ठीक है, लिम्पोपो। और कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। ध्यान रखना, दोबारा बता रहा हूँ, कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी, मकर रेखा को लिम्पोपो, विषुवत रेखा को जायरे। 2 बार जो है इसको क्या करती है? काटती है। ठीक है, और बोत्सवाना से निकलती है और हिंद महासागर में गिरती है। ध्यान रखना कि ये बोत्सवाना से निकलती है, बोत्सवाना से निकलती है, बोत्सवाना से निकलती है और कहाँ पर? हिंद महासागर में जाकर गिरती है। हिंद महासागर में गिरती है। हिंद महासागर में क्या हो जाती है? गिरती है। ठीक है, हिंद महासागर में क्या होती है? ये गिरती है। ठीक, हिंद महासागर में क्या होती है? गिरती है। एक नदी और है, एक है वोल्टा नदी, वो नदी। ठीक, एक नदी और है जिसका नाम क्या है? वोल्टा रिवर। वोल्टा रिवर। ठीक, वोल्टा नदी। वोल्टा नदी से भी 1-2 बार क्वेश्चन बन सकता है कि वोल्टा नदी कहाँ पर है। तो वोल्टा नदी, ध्यान रखना कि वोल्टा नदी पर अकासोबो बांध का निर्माण किया जा रहा है। इस पर अकासोबो बांध का, इस पर जो है क्या किया जा रहा है? अकासोबो बांध का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, इस पर अकासोबो बांध का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, और इसकी जो झील है, इसकी जो झील है, इस झील को वोल्टा झील भी कहा जाता है। इसकी झील को क्या कहा जाता है? वोल्टा झील कहा जाता है। ठीक, इसका मुहाना अगर आपसे पूछे तो मुहाना है इसका गिनी की खाड़ी में, गिनी की खाड़ी में। ठीक है, इसका मुहाना जो है गिनी की खाड़ी में है। ठीक, और वोल्टा जो है इसका जो बेसिन है, अगर आपसे पूछा जाए इसका बेसिन, तो जो कॉफ़ी होती है ना, कॉफ़ी, कोको के कृषि के लिए, कोको की कृषि के लिए जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, कोको की कृषि के लिए जो है ये क्या है? महत्वपूर्ण है। ठीक, कोको की कृषि के लिए जो है क्या है? ये महत्वपूर्ण है। अगला चलो और देखते हैं और क्या क्वेश्चन बनेंगे। अगला क्वेश्चन, और अगर आपसे पूछा जाए कि विक्टोरिया झरना कौन सी नदी पर है, तो विक्टोरिया झरना जम्बोजी नदी पर है और अफ्रीका का सबसे ऊंचा झरना है ये। ठीक है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा झरना है। ठीक, अगर आपसे और पूछा जाए कि जंजीबार और पेम्बा जो द्वीप हैं, ध्यान रखना कि जंजीबार और पेम्बा द्वीप, जंजीबार और पेम्बा द्वीप। ठीक, जंजीबार और पेम्बा द्वीप जो हैं वो कहाँ पर हैं? जंजीबार और पेम्बा द्वीप, जंजीबार और पेम्बा द्वीप अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर हैं, तो आप बताना कि ये जो है ये आपके अफ्रीका में है। ठीक है, कहाँ पर है? अफ्रीका में है। और यहाँ पर क्या होता है? विश्व की 90% लौंग पैदा होती है, लौंग पैदा की जाती है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला कि विश्व की 90% जो लौंग है वो कहाँ पैदा की जा रही है?
विश्व की 90% लौंग जो है वो यहाँ पर पैदा की जा रही है, ठीक है, 90% लौंग यहीं पैदा की जा रही है, ठीक। इसके अलावा आपका एक स्थान और आएगा जिसका नाम क्या है, किम्बरले, ये भी आ सकता है, किम्बरले। किम्बरले, किम्बरले की अगर बात करेंगे तो किम्बरले जो है विश्व में सर्वाधिक हीरे के भंडार हैं, विश्व में सर्वाधिक हीरे के भंडार, विश्व में सर्वाधिक हीरे के भंडार हैं, ठीक है। और इसी को हीरो की नगरी भी कहा जाता है, हीरो की नगरी भी कहा जाएगा इसको, क्या कहा जाएगा इसको, हीरो की नगरी भी कहा जाएगा, ठीक, हीरो की नगरी की कहा जाएगा। इसके बाद किम्बरले हो गया, और क्या क्वेश्चन बनेंगे, अफ्रीका के पर्वत रह गए अभी, है ना, अफ्रीका की जलवायु वनस्पति, ठीक, हाँ ये वाले क्वेश्चन रह रहे हैं कि अफ्रीका की जलवायु, अफ्रीका की वनस्पति, हाँ ये रह रहे हैं, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो वो है, क्या कहते हैं उसको, देशों वाला जो महाद्वीप है वो कौन सा है, तब आपका आंसर क्या आना चाहिए, विश्व में सर्वाधिक देशों वाला जो महाद्वीप है वो आपका है अफ्रीका। अगर आपसे पूछा जाए कर्क रेखा कौन कौन से देशों से गुजरती है, तब आपका आंसर क्या होना चाहिए, तो कर्क रेखा इस तरीके से गुजर रही है, तो कर्क रेखा ऐसे गुजरती है, तो कर्क रेखा आपकी एक तो गुजरती है कहाँ से, मिस्र से, नाइजर, अल्जीरिया, माली, लीबिया से, अल्जीरिया से, यहाँ से माली से, ठीक है, माली से, और मोरितानिया हो गया, ठीक है, मोरितानिया, माली, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, ठीक है, और पश्चिमी सहारा, ये वेस्ट सहारा जो है, कर्क रेखा से क्वेश्चन आ जाएगा, कर्क रेखा पर स्थित जो देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो कर्क रेखा पर स्थित देश हैं मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मोरितानिया, पश्चिमी सहारा। कर्क रेखा पर स्थित देश कौन कौन से हैं, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मोरितानिया, पश्चिमी सहारा। ध्यान से सुनो, दोबारा से याद करो और उसके बाद फिर देखेंगे, ठीक। कर्क रेखा पर कौन कौन से देश हैं, कर्क रेखा पर हैं मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, माली, मोरितानिया, वेस्टर्न सहारा। मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, माली, मोरितानिया और पश्चिमी सहारा, ठीक है। इसके बाद आता है मकर रेखा पर कौन कौन से देश हैं, मकर रेखा पर कौन कौन से देश हैं, तो मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है। इसमें कौन कौन से हैं, मोजाम्बिक एक तो हो गया, ये दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका हो गया, साउथ अफ्रीका के अलावा आपका हो गया ये वाला एरिया हो जाएगा मोजाम्बिक, ठीक है, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, एक ये हो गया बोत्सवाना, ठीक है, बोत्सवाना, और इसके अलावा एक ये हो गया नामीबिया, ठीक है। तो आप ये क्या कहोगे, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, ये वाला एरिया है मेडागास्कर वाला है, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, ठीक है। ये इस तरीके से है, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, ठीक। हो गए याद, ठीक हुए। एक बार और बोलते हैं, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, ठीक है। ये वाले देश जो हैं मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर कौन कौन से हैं, सोमालिया, केन्या, युगांडा, डेमोक्रेटिक, ठीक है, विषुवत रेखा पर सोमालिया, केन्या, युगांडा, इस तरीके से हैं, ठीक। विषुवत रेखा पर सोमालिया, केन्या, युगांडा, कांगो, गैबन, ठीक है। कौन कौन से, दोबारा बोल रहे हैं, सोमालिया, केन्या, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, या जायरे का, तो चलो उसको सोमालिया, केन्या, युगांडा, जायरे, कांगो, गैबन, सोमालिया, केन्या, युगांडा, जायरे, गैबन,
सोमालिया, केनिया, युगांडा, जायरे, गैबन। सोमालिया, ठीक है, सोमालिया, केनिया, युगांडा, गैबन। क्लियर हो गया इतना है, ठीक। चलो एक क्वेश्चन और है कि अगर आपसे पूछा जाए कि ट्यूनीशिया में ऐसा कौन सा द्वीप है जहाँ सबसे ज़्यादा जो है लौंग पैदा होती है, तो आंसर अभी बताओ जरा। जंजीबार और पेम्बा द्वीप, ठीक है। क्लेव आइलैंड किसको कहा जाता है? क्लेव आइलैंड या क्लोव आइलैंड। क्लोव आइलैंड जंजीबार को कहा जाता है। क्लोव आइलैंड किसको कहा जाएगा? जंजीबार को। क्लोव आइलैंड किसको कहा जाएगा? जंजीबार को। क्लोव आइलैंड किसको कहा जाएगा? जंजीबार को, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है? अगला क्वेश्चन अब छोटे छोटे दो चार क्वेश्चन और देखते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, अफ्रीका की जनजातियाँ। अफ्रीका की जनजातियाँ। अफ्रीका की जनजातियाँ, ठीक है। अफ्रीका की जनजातियाँ कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले आती है एक जनजाति जिसका नाम है बुशमैन। बुशमैन जनजाति की अगर बात करेंगे तो बुशमैन जनजाति, इसको कालाहारी अगर देखा जाएगा कहाँ पर, तो आप कहोगे कि सर ये कालाहारी मरुस्थल, कहाँ पर? कालाहारी मरुस्थल वाले क्षेत्र में पाई जाएगी। कालाहारी मरुस्थल में पाई जाएगी। कौन कौन से देश में पाई जाएगी? तो आप कहोगे कि बोत्सवाना, नामीबिया, जिम्बाब्वे और आपका अफ्रीका में भी साउथ अफ्रीका, ठीक है। इस वाले पार्ट में ये वाली जो है जनजातियाँ पाई जाएंगी। देखो, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ठीक है। नामीबिया, ठीक है, नामीबिया। इस वाले एरिया में जो पाई जा रही है जनजाति, उस जनजाति का नाम क्या है? इस जनजाति का नाम है बुशमैन, ठीक है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है बुशमैन जनजाति। इस वाले एरिया में क्या होगी? पाई जाएगी। क्लियर हो गया इतना? ठीक, क्लियर हुआ, ठीक है। चलो क्लियर हुआ तो आगे चलते हैं और देखते हैं। बुशमैन जनजाति हो गई। इसके बाद एक जनजाति आती है जिसका नाम क्या होगा? जिसका नाम होगा पिग्मी जनजाति। कौन सी जनजाति? पिग्मी जनजाति। पिग्मी जनजाति कांगो के बेसिन में पाई जाएगी, ठीक है। ये क्या है? कांगो के बेसिन में पाई जाएगी। कांगो नदी के बेसिन में पाई जाएगी। दुनिया की सबसे कम हाइट वाली जनजाति कौन सी है? पिग्मी जनजाति है। और इनके घरों को मोगुलस कहा जाता है। इनके घर की अगर बात करेंगे, इनके घर को मोगुलस कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? इनके घरों को मोगुलस कहा जाता है। पिग्मी जनजाति के घरों को क्या कहा जाएगा? पिग्मी जनजाति के घरों को मोगुलस कहा जाता है। एक जनजाति और आती है जिसका नाम क्या है? बद्दू जनजाति। बद्दू जनजाति की अगर बात करेंगे तो ये जनजाति आपकी सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। कहाँ पर? ये जनजाति सहारा मरुस्थल में, ठीक है। ये जनजाति सहारा मरुस्थल में है। इसके अलावा एक जनजाति है मसाई जनजाति। मसाई जनजाति की अगर बात करेंगे तो ये आपकी अफ्रीका का जो पूर्वी भाग है, अफ्रीका का कौन सा भाग? पूर्वी भाग, या आप कह सकते हैं कि ये कहाँ पर? केन्या में पाई जाती है। केन्या में पाई जाती है। कौन सी जनजाति है ये? मसाई जनजाति है। और ये फेमस है जानवरों का खून पीने के लिए। जनजाति क्या करती है? जानवरों का खून पीती है, ठीक है। ये क्या करती है? जानवरों का खून पीती है। ये जनजाति क्या करती है? जानवरों का खून पीती है, ठीक। क्या करती है ये वाली जनजाति? जानवरों का खून पीती है, ठीक। ये जनजाति जानवरों का खून पीती है। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? अगला क्वेश्चन बनेगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि जुलू जनजाति है जिसका नाम क्या है? जुलू जनजाति, ठीक है। कौन सी जनजाति? जुलू जनजाति जो है, जुलू जनजाति कहाँ पर है? तो जुलू जनजाति से दक्षिण अफ्रीका में है। ये कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में है।
और दक्षिण अफ्रीका में ये अपनी सांस्कृतिक परंपराओं के लिए, किसके लिए, सांस्कृतिक परंपरा के लिए, सांस्कृतिक परंपरा के लिए, सांस्कृतिक परंपरा के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। ये सांस्कृतिक परंपरा के लिए ये क्या है, प्रसिद्ध है। इसके अलावा एक जनजाति होती है जिसका नाम है अरोमो, ठीक है, एक जनजाति है जिसका नाम क्या है, अरोमो जनजाति। अरोमो जनजाति की अगर बात करेंगे तो अरोमो जो है वो इथोपिया में पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पर, इथोपिया में पाई जा रही है कौन सी जनजाति, अरोमो जनजाति है, ठीक। एक है लुओ और बगांडा जनजाति, ठीक है। कौन सी जनजाति, लुओ और बगांडा जनजाति है, ठीक है। लुओ और बगांडा जनजाति है, लुओ और बगांडा जनजाति है। तो अगर ये पूछा जाए ये कहाँ पर है, तो आप कहोगे कि विक्टोरिया झील के आसपास, विक्टोरिया झील के आसपास, विक्टोरिया झील के आसपास है, ठीक है। विक्टोरिया झील के आसपास ये वाली जनजाति है। इसके बाद एक है आपका नूबा जनजाति। कौन सी जनजाति, नूबा जनजाति की अगर बात करेंगे तो नूबा जनजाति आपकी सूडान में, नूबा जनजाति कहाँ पर है, आपकी सूडान में है। नूबा जनजाति कहाँ पर है, सूडान में। एक जनजाति है बंतू, अगर आपसे पूछा जाए ये वाली आई हुई भी है, बंतू जनजाति कहाँ पर है, तो आप बताना कि ये साउथ अफ्रीका में है और आपका ईस्ट अफ्रीका में है, ठीक है, और मिडल अफ्रीका में, इस जगह पर ये आपकी क्या होगी, जनजाति पाई जाती है, ठीक। बंतू जनजाति है। एक जनजाति है फुलानी, एक जनजाति है कौन सी, एक जनजाति है फुलानी जनजाति। तो फुलानी जनजाति अगर आपसे पूछा जाए तो ये पाई जाती है कहाँ पर, पश्चिमी अफ्रीका में, पश्चिमी अफ्रीका में पाई जा रही है कौन सी, फुलानी जनजाति, ठीक। चलो मैप पे बता देता हूँ कौन सी जनजाति कहाँ पर है। देखो भाई, ये वाला जो पश्चिमी वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया के आसपास जो पाई जाएगी, इस वाले एरिया के आसपास जो पाई जाएगी वो तो पाई जाएगी आपकी फुलानी जनजाति। कौन सी जनजाति, फुलानी जनजाति। इसके अलावा पूर्वी, मध्य और दक्षिण अफ्रीका, ये वाला जो एरिया, ये वाला और ये वाला, इस एरिया में जो पाई जाएगी आपकी, यहाँ पर पाई जाएगी आपकी पूर्वी, मध्य और दक्षिण अफ्रीका में बंतू जनजाति, ठीक। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में जुलू जनजाति पाई जाएगी। कौन सी जनजाति, जुलू जनजाति पाई जाएगी। पिग्मी जनजाति, कांगो नदी का जो बेसिन है, कांगो जायरे जो आसपास वाला एरिया है, कांगो और जायरे जो देश है, इसके आसपास वाला जो देश है, एरिया है, उसमें पाई जाएगी, ठीक है। और ये अपनी किसके लिए, विशेष संस्कृति के लिए फेमस है। इथोपिया आपको दिख रहा होगा इसमें कहीं ना कहीं, तो इथोपिया जो है ये दिख रहा होगा, ये रही है, ठीक है। इथोपिया जो है, इथोपिया पे कौन सी जनजाति है, इथोपिया में होगी आपकी ओरोमो जनजाति, ठीक है। और पिग्मी जनजाति कांगो के बेसिन में, बुशमैन हो गई कालाहारी मरुस्थल के आसपास वाला ये वाला जो एरिया है, बुशमैन जनजाति हो गई ये बोत्सवाना, नामीबिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, इस वाले एरिया में हो गई। तो ये सारी जनजातियाँ हैं, मैंने आपको मैप पे बता दी कौन सी जनजाति कहाँ पर पाई जाएगी, ठीक। इसके अलावा और थोड़े से 10-20 क्वेश्चन और बचेंगे अभी, उस पर भी देखते हैं। अब बात करते हैं अफ्रीका की कृषि पर। अफ्रीका की किस पर, अफ्रीका की कृषि पर बात करते हैं। अफ्रीका की कृषि, अफ्रीका की कृषि की अगर बात करेंगे तो अफ्रीका की कृषि से क्वेश्चन ये कि इसके केवल 10% भाग पर ही खेती होती है। 10% भाग पर ही क्या होती है, इस पर खेती की जाती है, ठीक है। इसके 10% भाग पर ही खेती की जा रही है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा एक देश है जिसका नाम क्या है, रवांडा। रवांडा ने कृषि योग्य भूमि को, रवांडा ने कृषि योग्य भूमि को क्या किया है, सबसे ज़्यादा बढ़ाया। रवांडा ने कृषि योग्य भूमि को सबसे ज़्यादा क्या किया है, बढ़ाया, ठीक है। रवांडा की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताना कि रवांडा की राजधानी जो है, रवांडा की राजधानी तो है किगाली, और
मुद्रा की अगर बात करें तो इसकी मुद्रा है आपकी रवांडा फ्रैंक। ठीक है, इसकी मुद्रा का नाम क्या है? रवांडा फ्रैंक है। रवांडा फ्रैंक है। मुद्रा क्या है इसकी? किगाली। और सॉरी, राजधानी क्या है? किगाली। और मुद्रा है इसकी रवांडा फ्रैंक। ठीक है। इसके अलावा यहाँ खेती क्यों नहीं होती, तो मैंने बताया था कि महाद्वीप का अधिकतम भाग जो है उष्ण और शुष्क क्षेत्र में आता है, मरुस्थलीकरण ज़्यादा है। ठीक, इस वजह से यहाँ पर जो है क्या नहीं हो पा रही, यहाँ पर खेती जो है नहीं हो पा रही। ठीक, इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? और क्वेश्चन ये बन सकते हैं यहाँ पर, यहाँ की जो और जो इम्पोर्टेंट जो देश हैं उनसे और क्वेश्चन बन सकते हैं कि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट देश हैं, और इसके अलावा यहाँ पर जो उनकी राजधानी है, मुद्रा है, उस पर क्या क्वेश्चन बनेंगे, उस पर और बात करेंगे। ठीक, चलो बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक सबसे ज़्यादा फेमस देश है यहाँ पर, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, मैप में भी दिखा देता हूँ दक्षिण अफ्रीका कहाँ पर है। मैप को हटा देंगे फिर। ये वाला जो एरिया है, ठीक, ये दिख गया होगा आपको। ये एरिया, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया अभी हम पढ़ रहे हैं साउथ अफ्रीका वाला। ठीक, साउथ अफ्रीका वाले एरिया को क्या करेंगे अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, साउथ अफ्रीका की बात करेंगे तो हिंद महासागर और पश्चिम में दक्षिणी अटलांटिक महासागर स्थित है इसके। ठीक, ये वाला जो एरिया है जो आपको दिख रहा होगा, ये वाला एरिया, इधर तो आपका हिंद महासागर है। ठीक है, हिंद महासागर है, और इसके पश्चिम में है दक्षिण अटलांटिक महासागर, साउथ अटलांटिक ओशियन, साउथ अटलांटिक महासागर है। ठीक है, इसके अलावा बोत्सवाना, नामीबिया, जिम्बाब्वे। ठीक, इसको जूम करके देखो तो आपको दिख रहा होगा बोत्सवाना, नामीबिया और जिम्बाब्वे। इसकी सीमा से क्या बनाते हैं, इससे जो है क्या बनाते हैं, अपना बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से क्या होता है, नामीबिया, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे। ठीक, नामीबिया, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे इससे क्या करते हैं, अपनी सीमा जो है बनाते हैं। ठीक, इसका जो ये वाला जो पॉइंट है, इसके इस वाले पॉइंट को कहा जाता है आशा अंतरीय द्वीप। क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है आशा अंतरीय द्वीप कहा जाता है। आशा अंतरीय द्वीप, केप ऑफ गुड होप कहा जाता है इसको। ठीक है, क्या कहा जाता है? केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। ठीक, लेशोथो दक्षिण अफ्रीका के चारों तरफ से घिरा हुआ एक छोटा सा देश है, लेशोथो। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, ये वाला एक एरिया लेशोथो। ठीक, तो ध्यान रखना कि लेशोथो अफ्रीका से घिरा देश है। अफ्रीका से घिरा देश है, जिसका नाम क्या है? लेशोथो है। ठीक है, क्या नाम है इसका? लेशोथो। बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेशोथो जो है अफ्रीका से चारों तरफ से घिरा हुआ देश है। ठीक, और स्वीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक सीमा पर अवस्थित स्थल देश है। एक है आपका स्वीलैंड। ठीक, ये इसको छोड़ दो, ये इसका पूर्वी भाग में ड्रंकेसबर्ग पर्वत है। और यहाँ अगर आपसे पूछा जाए, मैं कहना चाह रहा हूँ, ये वाला जो भाग है इसका ईस्टर्न, ये वाला भाग जो है, इसके इस वाले भाग में जो है आपका एक पर्वत है जिसका नाम है ड्रंकेन्सबर्ग पर्वत। एक पर्वत है जिसका नाम क्या है? ड्रंकेन्सबर्ग पर्वत है। ठीक है, इससे ऑरेंज और वॉल नदी निकलती हैं। इससे कौन सी? इससे दो नदियाँ निकलती हैं, ऑरेंज और एक नदी है जिसका नाम क्या है? वॉल नदी। ठीक है, ऑरेंज और इससे वॉल नदी क्या होती है? निकलती है। ठीक है, ऑरेंज और वॉल नदी क्या होती है? इससे निकलती है। ठीक है, इसके अलावा एक एरिया और है जिसका नाम क्या है? केप टाउन। केप टाउन के बारे में और ध्यान करना कि केप टाउन जो है वो क्या है? रसदार फलों और शराब के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। शराब उद्योग के लिए, शराब उद्योग के लिए क्या है? प्रसिद्ध। शराब उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, और
कई बार ये भी पूछा जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कितनी है, तो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी हैं। ये भी ध्यान रखना है कि दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। एक राजधानी है जिसका नाम है प्रिटोरिया, ठीक है, एक राजधानी है जिसका नाम है प्रिटोरिया। ये अगर आपसे पूछा जाए कैसी है, तो आप बता देना कि प्रिटोरिया से हो गया प्रेस, प्रिटोरिया प्रेस हो गया प्रशासन, ये हो गया प्रशासनिक राजधानी, ठीक है, प्रिटोरिया हो गया प्रशासनिक राजधानी, ठीक है, प्रिटोरिया हो गया प्रशासनिक राजधानी। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन बनेगा केप टाउन, केप टाउन, केप टाउन हो गई इसकी विधायी राजधानी, ठीक है, केप टाउन हो गई इसकी विधायी राजधानी होगी, केप टाउन हो गई इसकी विधायी राजधानी। और ब्लोएम फोंटेन, ब्लोएम ब्लोएम फोंटेन, ब्लोएम फोंटेन की अगर बात करेंगे तो ये है इसकी न्यायिक राजधानी, न्यायिक राजधानी। तो इसकी 3 राजधानियाँ हो गई, ये तीनों राजधानियाँ ध्यान रखना, प्रिटोरिया से प्रशासन, केप टाउन विधायी, और ब्लोएम जो होगी फोंटेन, ब्लोएम फोंटेन होगी इसकी न्यायिक राजधानी। 3 राजधानियाँ हैं, ठीक। और अफ्रीका का एकमात्र देश जो स्थलखंड के माध्यम से एशिया से जुड़ा हुआ है, ठीक है, अफ्रीका का एकमात्र देश है जो स्थलखंड से एशिया से जुड़ा हुआ है, मिस्र, ये और ध्यान रखना। चलो मिस्र के बारे में बाद में बात करूँगा, पहले भी इसी को पढ़ते रहो, ठीक, क्लियर हो गया। इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा और एक घास के मैदान से और क्वेश्चन बनेगा इसके, कि इसमें एक शीतोष्ण कटिबंधीय है, यहाँ पर एक शीतोष्ण कटिबंध घास का मैदान है जिसका नाम क्या है, वेल्ड घास का मैदान, वेल्ड घास का मैदान। वेल्ड घास के मैदान की बात करेंगे तो वेल्ड प्रदेश को मक्का त्रिभुज भी कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा, इसको मक्का त्रिभुज भी कहा जाएगा। वेल्ड घास के मैदान को क्या कहा जाएगा, वेल्ड घास के मैदान को मक्का त्रिभुज भी कहा जाता है। और यहाँ पर मैरिनो भेड़ पाली जाती है, मैरिनो किस्म की क्या पाली जाती है, मैरिनो किस्म की क्या होती हैं, भेड़ पाली जाती हैं, ठीक, मैरिनो किस्म की भेड़ पाली जाती हैं। खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अफ्रीका सबसे ज़्यादा संपन्नशील देश है। यहाँ पर कोयला, यूरेनियम, प्लेटिनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, तांबा, सोना, हीरा, ये सब चीज़ें मिलती हैं, ठीक। और एक है यहाँ का रैंड, ट्रांसवाल क्षेत्र है, जहाँ ध्यान रखना, इसका एरिया का नाम बोल रहा हूँ मैं, रैंड है, ठीक है, एरिया का नाम क्या है, एरिया का नाम है रैंड, ठीक, एरिया का नाम है रैंड, जो कहाँ पर है, ट्रांसवाल, तो एरिया का नाम है ट्रांसवाल रैंड, ठीक है। और ये जो है गोल्ड के लिए क्या है, गोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक। और यहाँ का एक शहर है जोहान्सबर्ग, इसको स्वर्ण नगर भी कहा जाता है, स्वर्ण नगर, जोहान्सबर्ग को क्या कहा जाता है, स्वर्ण नगर भी कहा जाता है, ठीक है, स्वर्ण नगर कहा जाता है। यहाँ अच्छी खासी मात्रा में क्या है, सोना मिलता है, ठीक। इसके अलावा यहाँ सबसे लंबी सुरंग किबरले, यहाँ की एक सुरंग है, सुरंग भी ध्यान रखना इस एरिया में, जिसका नाम क्या है, किबरले सुरंग है, किबरले सुरंग, ठीक है। किबरले सुरंग कहाँ है अगर आपसे पूछा जाएगा तो साउथ अफ्रीका में, ठीक है। जनजाति मैंने बताई थी तुम्हें कि यहाँ जुलू जनजाति निवास करती है, ठीक है, यहाँ पर नाटाल प्रदेश में जुलू जनजाति, और डरबन में भारतीय मूल प्रदेश के काफ़ी लोगों की जनसंख्या है। यहाँ पर केप टाउन में देखो भारतीय मूल के लोग जो हैं डरबन में ज़्यादा हैं, और केप टाउन में नीग्रो लोग ज़्यादा हैं, ठीक, जी हाँ, ये ध्यान रखना। और सबसे प्रमुख जो है इसका औद्योगिक प्रदेश डरबन ही है, सबसे ज़्यादा व्यस्त बंदरगाह भी है यहाँ पर, और एलिजाबेथ और ईस्ट लंदन इसके प्रमुख शहर हैं। ये ध्यान रखना कि एलिजाबेथ और ईस्ट लंदन जो है इसके क्या हैं, प्रमुख शहर हैं, ठीक। एक और है, अगर आपसे पूछा जाए कि विटवाट सैंडर्स की पहाड़ी कहाँ पर है, तो आप बताना कि विटवाट्स सैरेंड, ये ध्यान रखना कि विटवाट
सैरेंड की पहाड़ी, विटवाट सैरेंड की पहाड़ी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताना है कि सर साउथ अफ्रीका में है। और यहाँ क्या पाया जाता है, तो यहाँ पर आपको गोल्ड मिल जाएगा, ठीक है, गोल्ड मिल जाएगा, क्लियर। इसके अलावा 2007 में भारतीय अध्ययन के लिए यहाँ CSI ने एक सेंटर भी स्थापित किया था, उसका कई बार जिक्र हुआ है, ठीक है। और एक पोर्ट एलिजाबेथ था, ध्यान रखना, पोर्ट एलिजाबेथ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि इसका नाम चेंज हुआ है, तो पोर्ट एलिजाबेथ का नाम बदलकर अब केबेहा कर दिया है इसका नाम। क्या नाम कर दिया है इसका? नाम कर दिया केबेहा। पोर्ट एलिजाबेथ का नाम अब केबेहा कर दिया है, ठीक है। क्या कर दिया है? केबेहा, ध्यान रहेगा। पोर्ट एलिजाबेथ का नाम जो है क्या कर दिया है? पोर्ट एलिजाबेथ का नाम अब कर दिया है केबेहा। पोर्ट एलिजाबेथ का नाम क्या कर दिया है? केबेहा, ठीक। अगला क्वेश्चन और किससे बनेगा? अब एक और देख लो देश, एक देश और देखते हैं जिसका नाम क्या है, ये वाला देखते हैं यार, ये दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया इजिप्ट, इसको कहा जाता है मिस्र। क्या कहा जाता है इसको? मिस्र कहा जाता है, ठीक है। मिस्र को देखेंगे तो मिस्र की अगर बात करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि मिस्र तो है कहाँ पर? मिस्र अफ्रीका के उत्तर पूर्व में ही है। जो ये वाला अगर ऐसे करके देखेंगे तो ये उत्तर पूर्व वाली दिशा बन जाएगी, ये वाली। तो ये कहाँ है? अफ्रीका के उत्तर पूर्व दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में है, ठीक। और इसके दक्षिण पूर्व में लाल सागर है, ठीक है। दक्षिण पूर्व ये वाला जो एरिया है यहाँ पर तो है लाल सागर, दक्षिण पूर्व में इसके लाल सागर है। और इसके अगर वो पूछ सकता है कि इससे जुड़े हुए देश कौन कौन से हैं, तो एक आपका लीबिया, इसका एक आपका सूडान, एक आपका इरिट्रिया, एक आपका चाड, ये इससे क्या मिलाते हैं? ये अपनी सीमा रेखा जो है मिलाते हैं। लीबिया और सूडान इस देश की स्थलीय सीमा निर्धारण करते हैं। सूडान और लीबिया जो है इसकी स्थलीय सीमा रेखा निर्धारण करते हैं। इरिट्रिया करता है बट वाटर बॉडी से इसकी जो है सीमा निर्धारित होती है इसकी, ठीक है। चार्ट से इसका वैसे नदी के आसपास वाला क्षेत्र है, बाकी और कुछ क्षेत्र है नहीं इसका। अफ्रीका का एकमात्र ऐसा देश जो स्थल के माध्यम से एशिया से जुड़ा है, ये ऐसा है कि आप ध्यान रखना कि स्थल के माध्यम से, स्थल के माध्यम से किससे जुड़ा है? स्थल के माध्यम से, स्थल के माध्यम से किससे जुड़ा है? स्थल के माध्यम से एशिया से जुड़ा है। स्थल के माध्यम से एशिया से क्या है? स्थल के माध्यम से एशिया से जुड़ा है, ठीक। इसका अधिकांश क्षेत्रफल सहारा मरुस्थल में ही है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये क्या है? सहारा मरुस्थल है। तो इसका मोस्टली जो क्षेत्रफल है इसका सहारा मरुस्थल से ही क्या है? जुड़ा हुआ है, ठीक। नील नदी यहाँ बहती है, मिस्र को ही नील नदी का जो है वरदान कहा जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये एक बांध बना रहा है जिसका नाम है आशवान बांध। आशवान बांध अगर आपसे पूछा जाए तो ये नील नदी पर कौन बना रहा है? बीच बना रहा है। और एक झील बन रही है यहाँ पर, नासिर झील, ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पर एक जो है नासिर झील बन रही है, ठीक है। यहाँ पर कौन सी झील बन रही है? नासिर झील बन रही है। यहाँ पर एक जो है हवा चलती है जिसका नाम है खमशिन हवा। अगर आपसे पूछा जाए कैसी है तो आप बताना है कि खमशिन हवा एक गर्म हवा है। तो खमशिन हवा जो है ये चलती है और दक्षिण से उत्पन्न होती है, यहाँ से इधर से उत्पन्न होती है और पूरे इस क्षेत्र में जो है खमशिन हवा का प्रभाव रहता है, ठीक। मिस्र में ज़्यादातर खेती की अगर बात करेंगे तो कपास की खेती यहाँ सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ के किसानों को फिल्लाह कहा जाता है, ये ध्यान रखना कि मिस्र के किसानों को, मिस्र के जो किसान हैं, मिस्र के किसान को क्या कहा जाता है? मिस्र के किसान को फिल्लाह, मिस्र के किसान को क्या कहा जाता है? मिस्र के किसानों को फिल्लाह कहा जाता है। मिस्र की राजधानी की अगर बात करेंगे तो राजधानी है इसकी काहिरा, राजधानी इसकी क्या है? काहिरा है।
मिस्र का मतलब एक फेमस शहर भी है मिस्र, गीजा शहर। गीजा शहर जो है नील नदी के किनारे पर है, ठीक है। और पिरामिड जो है, अगर आपसे सुना होगा कि एक पिरामिड जो हैं वो कहाँ पर हैं, तो पिरामिड जो हैं वो इसके गीजा शहर में है। कहाँ पर है? गीजा शहर में है। और गीजा शहर नील नदी के किनारे पर बसा हुआ है, ठीक है। तो 7 जो वंडर हैं उसमें शामिल है आपका कौन सा? गीजा शहर के जो पिरामिड हैं, मिस्र के पिरामिड। तो क्लियर हो गया होगा मिस्र के पिरामिड से। अगला एक और आपका टॉपिक पढ़ेंगे फिर। अब एक देश पढ़ते हैं नया, जो कोई सही सा लगेगा। नाइजीरिया देश पढ़ लेते हैं ये वाला, ठीक है। कौन सा देश पढ़ेंगे? नाइजीरिया देश पढ़ेंगे। अब नाइजीरिया के बारे में देखते हैं। तो नाइजीरिया से क्वेश्चन बनेंगे जो 2-4 उनको देखेंगे। नाइजीरिया से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? नाइजीरिया से अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर है, तो आप बताना कि नाइजीरिया जो है ये ईस्ट अफ्रीका के कौन से भाग में है? पश्चिम भाग में है। अफ्रीका के कौन से भाग में है? अफ्रीका के पश्चिम भाग में है नाइजीरिया, ठीक। इसके अलावा इससे और क्या क्वेश्चन बन सकता है? इससे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि कलर सही रहेगा, ये कहाँ पर है? इसके पश्चिम भाग में है, पश्चिम भाग में है। इसके अलावा यहाँ से इसको नाइजीरिया को पठारों का देश कहा जाता है। कैसा कहा जाता है इसको? पठारों का देश, ठीक। ये चमक नहीं रहा, इसको क्या कहा जाएगा? पठारों का देश कहा जाता है, ठीक। पठारों का देश कहा जाता है। और नाइजीरिया को तेल ताड़, ठीक है, इसको तेल ताड़ का देश भी कहा जाता है। तेल ताड़ का देश भी कहा जाता है, तेल ताड़ का देश। तेल ताड़ के देश का मतलब क्या है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ताड़ का तेल बनता है, तो इस वजह से पाम ऑयल को समझो, तो पाम ऑयल की वजह से इसको तेल ताड़ देश भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ मूंगफली बहुत ज़्यादा पैदा होती है। नाइजीरिया के दक्षिण भाग में विषुवत रेखीय जलवायु है। इसका जो नाइजीरिया का जो ये वाला जो पार्ट है, ये इसके सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन के आसपास वाला जो पार्ट है, यहाँ पर जो है भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। और सवाना घास के मैदान में पशुपालन, सवाना घास के मैदान में यहाँ पर पशुपालन किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है कौन से? सवाना घास के मैदान, सवाना घास के मैदान में पशुपालन किया जाता है। और यहाँ पर जो हवा चलती है, इसकी हवा को कहा जाता है हरमट्टन, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको? हरमट्टन कहा जाता है। अभी आपने एक हवा पड़ी थी किसमें? अफ्रीका में। तो अफ्रीका में हवा पड़ रही थी, चल रही थी, जिसका नाम था खमशिन। अफ्रीका की एक गर्म हवा थी जिसका नाम क्या था? खमशिन। ऐसी ही आपकी यहाँ पर ये जो हवा है इसका नाम भी ध्यान रखना, और इस हवा का नाम क्या है? हरमट्टन, ठीक है। हरमट्टन हवा जो है चलती है, गर्मियों में चलती है, धूल भरी हवाएं हैं, ठीक है, चलती है। इसके अलावा जॉस का पठार, यहाँ एक पठार है जिसका नाम क्या है? जॉस का पठार। जोस का पठार जो है वो कहाँ पर है? तो जोस का पठार आपका, जोस का पठार अफ्रीका में, जोस का पठार आपका अफ्रीका में है और नाइजीरिया में है, ठीक है। कहाँ पर है? नाइजीरिया में। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है अडमावा का हाईलैंड, अडमावा हाईलैंड, अडमावा उच्च भूमि, अडमावा उच्च भूमि कहाँ पर है? तो अडमावा उच्च भूमि जो है आपकी वो नाइजीरिया में है। यहाँ पर एक बांध बन रहा है जिसका नाम है कैजी बांध, ठीक है। यहाँ पर एक बांध बन रहा है, कैजी बांध जो है यहाँ पर बन रहा है, ये ध्यान रखना। कौन सा बांध बन रहा है? कैजी बांध बन रहा है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जो नगर है लागोस नगर, एक नगर है जिसका नाम क्या है? लागोस। ये पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा नगर है लागोस नगर, ठीक है, लागोस नगर है। और यहाँ पर जो जनजाति पाई जाती है फुलानी, येरुबा, और इनका जो है इस्लाम धर्म को मानती हैं, और येरुबा ईसाई धर्म को मानती है, हौसा और फुलानी इस्लाम धर्म को मानती है, ठीक। ये वाली, ये तो हो गया किसके बारे में? ये हो गया आपका अफ्रीका के बारे में। इसके अलावा अभी इसमें कुछ और
एरिया बचे हुए हैं उसके बारे में और बता देता हूँ। जैसे एक है नैरोबी, नैरोबी छोटा मोटा एरिया है, उसके बारे में और देख लो। नैरोबी के बारे में, नैरोबी, नैरोबी की अगर बात करेंगे तो नैरोबी जो है ये केन्या की राजधानी है। केन्या की क्या है, केन्या की राजधानी है, केन्या की राजधानी है और चाय उत्पादन करता है। ये कुछ अटपटा सा क्वेश्चन है तो इसलिए बताया मैंने कि क्या करता है, चाय का उत्पादन करता है। नैरोबी क्या करता है, नैरोबी चाय का उत्पादन करता है, क्योंकि अफ्रीका में चाय, ये अलग लगेगा ना थोड़ा सा, तो अफ्रीका में क्या करता है, ये चाय का उत्पादन करता है। इसके अलावा यहाँ पर UNEP का मुख्यालय भी है। UNEP का मुख्यालय, UNEP का मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय भी यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ का एक प्रसिद्ध बंदरगाह है जिसका नाम है मोम्बासा। मोम्बासा, मोम्बासा यहाँ का क्या है, प्रसिद्ध बंदरगाह है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये प्रसिद्ध बंदरगाह है। ठीक, प्रसिद्ध बंदरगाह है। एक आपका एक क्वेश्चन और है, कोको त्रिभुज। कोको त्रिभुज घाना में वोल्टा नदी के बेसिन के आसपास वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर सकौती, टकरौदी और कुमासी अकरा को मिलकर एक कोको त्रिभुज बनता है। ये वाला और ध्यान रखना कि अफ्रीका में एक बनता है क्या, आपका कोको त्रिभुज। कोको त्रिभुज क्या है, तो आप ध्यान रखना कि 3 स्थान हैं जिसका नाम है सकौंदी, सकौंदी, सकौंदी के अलावा सकौंदी टकोरैदी, सकौदी टकोरैदी, टकोरैदी ये वाला एक एरिया है। दूसरा एरिया है आपका कुमासी। ठीक है, कुमासी, और एक एरिया और है जिसका नाम है अकरा। ठीक है, एक एरिया है अकरा। तो इनको मिलाकर आपका एक ट्रायंगल बनता है, इस ट्रायंगल को कहते हैं कोको त्रिभुज। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या करता है, ये कोक उत्पादन, कोक उत्पादन का एरिया है ये। ठीक है, कोक उत्पादन का एरिया है, तो इसको कोको त्रिभुज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इसको, काका कोको त्रिभुज कहा जाएगा। ठीक है, नासिर झील हो गई। अब अभी इसमें ना कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे अफ्रीका की झील बच गई। हॉर्न ऑफ अफ्रीका तो मैंने बता दिया कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया 4 देश हैं। एक अफ्रीका की जो एक है ग्रैंड कोस्टा, आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट और स्लेव कोस्ट, ये कौन कौन से देश हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रैंड कोस्ट कहाँ पर है, तो सियरा लियोन लाइबेरिया में है। आइवरी कोस्ट कहाँ पर है, आइवरी कोस्ट में। गोल्ड कोस्ट कहाँ पर है, घाना में। स्लेव कोस्ट कहाँ पर है, नाइजीरिया और बेनिन और टोंगो। ठीक, नाइजीरिया, बेनिन और टोंगो में है, तटीय रेखा है। अरे यार, इसको ऐसे समझो आप, वो पूछ रहा है आपका कि जो नाइजीरिया आपको दिखाई दे रहा होगा कहीं, नाइजीरिया देखो, ये दिख रहा है नाइजीरिया, तो नाइजीरिया है, तो नाइजीरिया का जो तट है इसको क्या कहा जाएगा, इसको स्लेव कोस्ट कहा जाएगा, इसको स्लेव कोस्ट कहा जाएगा। ठीक है, एक आइवरी कोस्ट दिख रहा होगा तो उसको क्या कहा जाएगा, आइवरी कोस्ट कहा जाएगा। ठीक, ग्रैंड कोस्ट है सियरा लियोन और लाइबेरिया वाला जो स्थान है उसको क्या कहा जाएगा, उसको ग्रैंड कोस्ट कहा जाएगा। अब मैंने आपको बता ही दिया कि एक आपका कालाहारी मरुस्थल है, बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका तक जाता है। कालाहारी जो मरुस्थल है वो नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका तक फैला हुआ है। ठीक है, और सन बुशमैन जनजाति पाई जाती है यहाँ पर। नामीबिया मरुस्थल हो गया, एक है कालाहारी मरुस्थल, बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका। एक है आपका नूबियन मरुस्थल, सूडान के आसपास वाला जो एरिया है, ये वाला जो सूडान के आसपास वाला जो एरिया है, यहाँ पर एक मरुस्थल है जिसका नाम है नूबियन मरुस्थल। सहारा मरुस्थल का ये मतलब आप ही कह दोगे सहारा मरुस्थल का पूर्वी भाग है जिसका नाम है नूबियन मरुस्थल। ठीक, और इसके अलावा सहारा मरुस्थल, इसका दूसरा नाम अर्ग भी है,
और सहारा मरुस्थल जो है इरिट्रिया, मिस्र, सूडान, चाड, नाइजर, माली, मोरितानिया, मोरक्को, पश्चिमी सहारा, अल्जीरिया, लीबिया, ट्यूनीशिया में फैला हुआ है। ठीक, और मैंने आपको बताया भी था कि अफ्रीका, सबसे पहले वाला जो क्वेश्चन बताया था कि अफ्रीका और जो एशिया है वो अलग कैसे हो रहे हैं, अफ्रीका और जो यूरोप है वो कैसे अलग हो रहे हैं। तो अफ्रीका और यूरोप को अलग जो करता है वो भूमध्य सागर करता है। और यहाँ पर जो है मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र, ये इसके भूमध्य सागर से जुड़े हुए देश हैं। ठीक, और इसी से एक क्वेश्चन और बना था कि जो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र हैं, इस वाले तट की वजह से इस एरिया को क्या कहा जाता है, बताया था ना थोड़ी देर पहले। ठीक है, इस तट को क्या कहा जाएगा, याद है कुछ? तट क्या कहा जाएगा? तो इस तट को क्या कहा जाएगा? बर्बरी तट। मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, लीबिया, बर्बरी तट कहा जाएगा। मोरक्को की राजधानी अगर आपसे पूछा जाएगा रबात, ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस, अल्जीरिया की अल्जीरियस, लीबिया की त्रिपोली। ठीक है, क्या क्या राजधानी है अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं कि मोरक्को की राजधानी है रबात। मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात है। और ट्यूनीशिया की राजधानी जो है, ट्यूनीशिया की है ट्यूनिस है इसकी राजधानी। और लीबिया की राजधानी है, लीबिया की है ट्रिपोली। और अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीरियस। अल्जीरिया की राजधानी क्या है? अल्जीरियस, इसकी ये राजधानी है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा अभी जो बचे हुए हैं इसके अफ्रीका के पर्वत, अफ्रीका के पठार, अफ्रीका की झील, ये बची हुई हैं। अभी हम देखते हैं, इसको करेंगे।